Good morning, everyone. I hope I am visible and audible to you. Yes, good morning, everyone. जी हाँ, ये एनवायरमेंटल साइंस की क्लास है और हम सिलेबस में यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी देखा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं जब तक सारे लोग ज्वाइन करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। आई होप मेरी स्लाइड सभी को विजिबल है, जरा रिस्पॉन्ड कीजिए इफ इट इज मूविंग। नो, दिस इज एनवायरमेंटल साइंस क्लास। बार बताइए, मेरी स्लाइड सभी को विजिबल है, मूव कर रही है? तो पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, यूनिट 3 स्टार्ट किया था और इस यूनिट में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या एसोसिएटेड हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। और मैंने ये स्लाइड भी शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। वहां से प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं, ठीक है। द 3 स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। देन फिर हमने पढ़ा था कि बायोस्फीयर क्या होता है, ऑल्दो ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। के बाद हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। सभी को ये स्लाइड विजिबल है? एक बार बताइए। स्लाइड इज विजिबल और नॉट? ये प्रॉपरली मूव कर रही है स्लाइड? ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट। गिव मी अ मिनट। उसके बाद is everyone able to see on the slide types of natural resources? Just tell me. And my laser point जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, देन द रिसोर्स डिग्रेडेशन। ये स्लाइड सभी को विजिबल है? अभी जो स्लाइड मैंने प्रेजेंट की हुई है रिसोर्सेज डिग्रेडेशन, एक बार बताइए ये विजिबल है या नहीं? Okay, I think there is some problem.
Okay, I hope it is visible now. Natural resources types. ओके, फिर हमने टाइप्स पढ़े थे। दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय संसाधन। एग्जांपल्स देखे थे हमने। उसके बाद हमने देखा था कि जो संसाधन है उनका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, वो नष्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या क्या कारण थे वो हमने देखे। फिर हमने सभी रिसोर्सेज जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं उनको देखा, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज वन संसाधन, जल संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज जिन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं, फूड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के संसाधन। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉरेस्ट रिसोर्स वन संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, जंगलों के कटने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पे। जल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम डिस्कस की थी लास्ट क्लास में हमने, ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम पाई जाती है ये भी सब डिस्कस किया था, स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हमको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं स्लाइड्स। ये फॉरेस्ट रिसोर्स की स्लाइड है, वन संसाधन कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, 24.5%, ठीक है, और हमें कितना चाहिए, 33%, राइट। फिर हमने देखा कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के फंक्शन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने फंक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, लोकल यूज, मार्केट यूज, वाटर एंड वाटर शेड कंजर्वेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको पिछले क्लास में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कारण है, ठीक है, और उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इनके प्रभाव क्या होते हैं। तो ये रीजंस लिखे हुए हैं, ये भी आपको क्वेश्चंस में एज अ हेडिंग बना के लिखने होंगे, ठीक है, कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो खेती वाली जमीन है, उसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग, जो अवैध जंगलों में कटाई होती है वनों की, वो, ठीक है, वो भी एक रीजन है, राइट। फिर उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग की हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या क्या कम्युनिटी की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो हमने देखे थे यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सोल्यूशन में लिखना है, राइट। क्वेश्चन आएगा तो सोल्यूशन लिखना। मैंने क्वेश्चंस हर यूनिट के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए, आप एक बार क्लास के बाद उसको देख लेना पीडीएफ को, ठीक है, कि हर यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। क्लास में हम हर क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप पीडीएफ में यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखना जाके, राइट। उसके बाद हमने देखा था जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। तो ये वाटर साइकिल बनी हुई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी स्लाइड में, ये मैंने यूनिट 2 में भी पढ़ाई थी आपको, जब पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर पढ़ा रहे थे, सेकेंड यूनिट, उसमें भी पढ़ाया था वाटर साइकिल, ठीक है। तो वाटर साइकिल में क्या क्या होता है, कि जो भी प्लांट्स होते हैं, जो आप लैंड पे ये देख रहे हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, इनसे, और जो वाटर बॉडीज हैं, कोई मान लीजिए सी है, ओशियन है, रिवर है, वहां से क्या होगा, पानी का एवेपोरेशन होगा। ये आप फर्स्ट एरो में देख रहे होंगे, एवेपोरेशन फ्रॉम द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ओशियंस। पेड़ पौधे, उनकी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, पानी भाप बन के अपर एटमोस्फियर में जाता है, राइट। सॉइल में भी कुछ पानी होता है, मिट्टी में भी, उसका भी इवेपोरेशन हो जाता है, और ऊपर अपर एटमोस्फियर में जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन हिंदी में। मैंने सारी साइकिल्स हिंदी में शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कंडेंसेशन के बाद, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, स्नोफॉल, ठीक है, इस सबको मिला के कह देते हैं प्रेसिपिटेशन। मतलब जो भी पानी अपर एटमोस्फियर में गया था भाप बन के, वो अगेन अर्थ पे वापस आ गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसी को हम कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी हुई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ठीक है। जो रेड कलर का एरिया है, ये वाटर स्केर्स एरिया है, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कितने % पॉपुलेशन है जो रिवर वाटर पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पानी की क्या क्या पर पर्सन पर कैपिटा यूज वाटर फुटप्रिंट कितना है, 20 to 40 लीटर, राइट। ये सब आप स्लाइड्स से जाएंगे, ये सब लास्ट क्लास की बातें हैं। एक बार मैं स्लाइड इसलिए मूव कर रही हूँ क्योंकि पिछले क्लास में स्लाइड स्टक हो गया था, मूव नहीं कर रहा था। मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूशन वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या इम्पैक्ट होता है वाटर पोल्यूशन का। फिर हमने देखा था कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है।
पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ये सारे सब हेडिंग्स बनेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम, बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वायर, ठीक है, कैचमेंट एंड डैम्स, ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं, आज की क्लास स्टार्ट होती है मिनरल रिसोर्सेज, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में खनिज संसाधन। खनिज क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं, ठीक है। ये आयरन मिनरल है, जो आप ब्लैकिश कलर का जो आप देख रहे होंगे रॉक छोटा सा, ये आयरन का मिनरल है। ये कॉपर का मिनरल है, जो आपको थोड़ा सा पिक्चर में गोल्ड सा दिख रहा है, बट ये गोल्ड कलर नहीं है, इट इज कॉपर मिनरल, राइट। ये कई और सारे मिनरल्स हैं, आपको डिफरेंट कलर्स के दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये कैसे हम इनको अर्थ से निकालते हैं? तो अर्थ से मिनरल्स को, खनिज को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं खनन, ठीक है, माइनिंग। इंग्लिश में कहते हैं माइनिंग, हिंदी में कहते हैं खनन। माइनिंग के थ्रू अर्थ से हम उनके ओर्स को निकालते हैं। ओर मतलब क्या? बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये आयरन, इसमें ऐसा नहीं है कि 100% आयरन है, राइट। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, ठीक है। तो हम ओर निकालते हैं, फिर ओर को प्योरीफाई करते हैं, तो हमें मिलता है मिनरल, ठीक है। मिनरल क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये मिनरल होते क्या है, खनिज क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग, नेचर में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, इसकी वजह से इनका डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर आपको दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? एग्जॉस्टेबल है, राइट। देखो, नेचर में जो भी चीजें ऐसी हैं जिनको हम एक बार यूज करके रिन्यू नहीं किया सकता, रिप्लेनिश नहीं कर सकती नेचर, वो सारे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन, उनको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल। तो मिनरल्स भी कैसे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों के, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। मिनरल्स का यूज कहाँ होता है? माइनिंग हम करते क्यों है? इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। अब इसके बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं? एक्चुअली जो जब माइनिंग की जाती है, जिन जगहों पे माइनिंग करते हैं, आप में से अगर किसी ने देखा हो, कोयले की खानें होती हैं जिनको हम कोल माइंस कहते हैं, या और भी कई जगह माइनिंग होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की भी माइनिंग होती है। दिल्ली के आसपास भी आपने देखा होगा कि जो अरावली हिल्स हैं, ठीक है, वो आज के टाइम में क्या है? एकदम डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइनिंग, सैंडस्टोन की वजह की माइनिंग की वजह से, ठीक है। तो माइनिंग के कई जो मेन पर्पस होता है माइनिंग का, वो क्या होता है? इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? एनवायरमेंट। एक तो आप टोपोग्राफी खराब कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रॉक है, आप रॉक से सैंडस्टोन की माइनिंग कर रहे हैं, पत्थर की माइनिंग कर रहे हैं, तो वहां की आप टोपोग्राफी खराब कर रहे हैं, माउंटेन्स को कट कर रहे हैं, ठीक है। अनदर इम्पैक्ट क्या हो सकता है माइनिंग का दूसरा, कि जो मिनरल्स हैं, आपने मिनरल्स निकाले, वो तो इम्प्योर फॉर्म में थे, ओर्स के फॉर्म में थे, उनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी, फिर आपने उनको प्योरीफाई किया। जहाँ पे माइनिंग होती है वहां पे इंडस्ट्रीज भी होती हैं, ठीक है। तो प्योरीफाई करते हैं, वहां पे आपको बहुत बड़े अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। जो माइनिंग इंडस्ट्री है वहां पे वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और उस वो जो वाटर है अल्टीमेटली क्या वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आप जब मिनरल्स को वॉश करेंगे, धुलेंगे, तो वो जो इम्प्योरिटी है अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? जो भी वाटर आप यूज करेंगे उसी में जाएगी, और अल्टीमेटली वो जो इम्प्योर वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, वो आसपास की रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जाता है, ठीक है। तो इस ये क्या है? बैड इम्पैक्ट्स है माइनिंग के, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज नोन एज माइनिंग, ठीक है। थर्ड लास्ट लाइन में मेटेलिक मिनरल्स क्या क्या होते हैं? आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आप जानते ही होंगे। नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? सैंडस्टोन है, सॉल्ट, NaCl, नमक, फॉस्फेट, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक है। दो तरह के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक बार बताइए, सभी को ये स्लाइड्स विजिबल है ना? और बहुत सारे कमेंट्स मत कीजिए, मुझे क्या होता है कि कई बार जो लेटेस्ट कमेंट होता है वो दिखता नहीं है। ये जो मिनरल्स वाली स्लाइड है, ये सभी को विजिबल थी ना? भी बताइए। अच्छा, ये स्लाइड मूव नहीं कर रही है, ठीक है, मैं फिर से शेयर करती हूँ उसको।
अब बताइए, अभी विजिबल है? ओके, एक बार मुझे बताइए कि स्लाइड मूव कर रही है या नहीं, ठीक है? और मैं स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रही हूँ, माइनिंग ऑपरेशंस के बाद। नेक्स्ट स्लाइड ये है, आपको दिख रही है यहाँ पे माइनिंग दो तरह की, ओपन कास्ट माइंस, डीप माइंस, ये दिख रहे हैं आपको स्लाइड में? ओके, चेंज नहीं हो रही है। ओके, कल भी चेंज नहीं होती है। गिव मी सम मिनट। मैं फिर से कोशिश करती हूँ एक बार, ठीक है? ओके, जब मैं स्लाइड को फुल स्क्रीन कर रही हूँ तो एक्चुअली वो शेयर नहीं हो रही है, ठीक है? आपको जो शेयर हो रही है स्लाइड वो ये है, तो आपको इसी व्यू से काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। आई होप ये आपको यहाँ तो मूव करेगी। आपको ये तो विजिबल होगा ना? ठीक है, अब बताइए, मैं अब स्लाइड को, अब हम दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं। ये स्लाइड आपको विजिबल है, राइट? सम मेजर मिनरल रिसोर्सेज। अब मूव हो रही है स्लाइड, अभी बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, एक्चुअली फुल स्क्रीन पे स्लाइड मूव नहीं हो रही है, राइट? तो ऐसे मैं मैन्युअली मूव करूंगी इसको। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, मिनरल्स के बाद, ये मिनरल रिसोर्सेज में हमने डिस्कस किया था कि माइनिंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स की मिनरल्स, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज माइनिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है? माइनिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? माइनिंग में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग से पहले तो आप पता करते हैं कि मिनरल वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है? जैसे आपको ये पता लगता है कि वहां पे मिनरल अवेलेबल है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। कौन करता है? जियो साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है? सर्चिंग फॉर द मिनरल, मिनरल को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन, ठीक है? एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं कि
मिनरल का शेप, साइज, लोकेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। डेवलपमेंट, वहां पे जो भी माइनिंग के लिए प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है उनको करते हैं। देन एक्सप्लॉइटेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द माइंस, ठीक है, ये लास्ट स्टेप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज माइंस दो तरह की होती हैं, ठीक है, ओपन कास्ट एंड डीप माइंस। ये आपको पिक्चर में दिख रही होंगी। ये तो देखो, एक जो फर्स्ट है ये ओपन कास्ट माइनिंग का एग्जांपल है। खुले में जो माइंस होती हैं उनको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइन, ठीक है। डीप माइंस क्या होती हैं? जिनमें टनल बनानी पड़ती है, ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। माइनिंग के कुछ हेल्थ इंपैक्ट होते हैं, सीवियर हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ डिजीजेज लिखी हुई हैं जहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वहां पे काम करते हैं माइंस में, उनको क्या क्या हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग। तो ये ब्लैक लंग डिजीज, जिसको न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोल्ड डस्ट होती है, जो मिनरल डस्ट होती है, वो लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। फ्यूम्स ऑफ डायनामाइट, ठीक है, उनके एक्सप्लोजन से वो भी लंग्स में जा सकती हैं। मिथेन गैस फ्रॉम द कोल माइंस, कोल माइंस में क्या होता है, जनरली नेचुरल गैस होती है, सीएनजी होती है, ठीक है। मिथेन उसमें जो बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा लास्ट जो है वो क्या है, रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम माइंस। अगर मान लीजिए जो माइन है वहां पे कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, कोई रेडियो एक्टिव मिनरल है जैसे कि यूरेनियम है, तो उनसे जो भी रेडिएशन होंगे वो भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे, माइनिंग से, राइट। नेक्स्ट इज इंडिया में कौन कौन से मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोल एंड लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, कोल, कोयले की माइनिंग कहाँ पे होती है इंडिया में, कहाँ पे कोल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, अरुणाचल प्रदेश। यूरेनियम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये याद रखना है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, ठीक है। कुछ और मिनरल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आयरन कहाँ पे है, झारखंड, उड़ीसा, एमपी में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कॉपर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि माइनिंग क्या होती है, ठीक है, खनन क्या होता है, और उसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या होते हैं एनवायरमेंट पे, प्रभाव क्या पड़ते हैं खनन के, माइनिंग के, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये आप याद रखेंगे। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग इज लैंड, एयर एंड वाटर ऑल आर गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। जितने भी तीन स्पीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, सारे स्पीयर्स अफेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि बिकॉज ऑफ माइनिंग क्या होगा, टोपोग्राफी खराब होगा, ठीक है। देन वाटर बॉडीज पल्यूट होंगी, जैसे कि रिवर्स हो गए, ठीक है, स्ट्रीम्स हो गई, वहां पे पल्यूटेड वाटर जाएगा, वो अफेक्ट होंगी। एयर पोल्यूशन कैसे होगा, कोल माइनिंग कुछ पॉइजनस गैसेज रिलीज एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इस तरह से एनवायरमेंट के इफेक्ट होते हैं, किसकी वजह से, माइनिंग की वजह से, ठीक है। तो ये आप एक हेडिंग बना सकते हैं, सब हेडिंग, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। पोल्यूशन में आप वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन, ठीक है, फिजिकली लैंड को क्या इफेक्ट होता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं, कि वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो मैंने बताया। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ माइनिंग क्या होगा, जो लोकल लोग होंगे वो वहां से डिस्प्लेस होंगे, ठीक है, उनको वहां से डिस्प्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये कैसा इम्पैक्ट हो गया, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिसोर्स पे, जो कि है फूड रिसोर्स, राइट। आई होप सभी को इतना विजिबल है और ये क्लैरिटी है जो भी अभी पढ़ाया। हाँ, टेलीग्राम लिंक सेंड कर देंगे। माइनिंग सभी को क्लियर है? साइड मूव नहीं हो रही है? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, स्लाइड छोड़िए, मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ। आई होप पीडीएफ विजिबल होगी, ठीक है। स्लाइड में थोड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें पिक्चर्स होती हैं, राइट। कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट रिसोर्सेज हम करने जा रहे हैं वो एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये विजिबल है सभी को, पीडीएफ।
जल्दी से बताओ बच्चों। पीडीएफ विजिबल है सभी को स्क्रीन पे? अभी बताइए, पीडीएफ आपको सभी को विजिबल है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, तो जो दूसरा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनसे हमें क्या क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज आपको पता है दो तरह के हो सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सभी को दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। राइट, जस्ट टेल मी, जो मैं लिख रही हूँ वो विजिबल है सभी को? ओके, पीपीटी शेयर हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे, मैं टेलीग्राम का लिंक पब्लिश कर दूंगी क्लास के बाद, अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता भी है। ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल, अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पे हम एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा के संसाधन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, आप इस क्लासिफिकेशन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ऊर्जा के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, तो कोई एक टाइप पूछ लेंगे या फिर ओवरऑल क्वेश्चन पूछेंगे। राइट, तो कमिंग टू द नॉन रिन्यूएबल, सबसे पहले हम आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं साथ साथ। अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन क्या होंगे? मेनली ऐसे एनर्जी रिसोर्स है जिनको अगर हम एक बार यूज कर लें तो हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो दोबारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? अभी अभी हमने कुछ पढ़ा था, मिनरल रिसोर्सेज में पढ़ा था यूरेनियम के बारे में। ठीक है, तो पहले तो खैर हम फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे उस पर। फॉसिल फ्यूल्स, इनको हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स किसका एग्जाम्पल है? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या हो गए? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड, ठीक है, दूसरे लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? कोल, कोयला। ठीक है, लिक्विड गैस में क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैस में क्या आता है? सीएनजी। ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? सॉलिड एंड लिक्विड के। ठीक है, कोल किसका एग्जांपल हो गया? अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोल के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कोलिफिकेशन। ठीक है, कोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, सुन लीजिए इस बात को, ये समझने की चीजें हैं। कोयले के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कोलिफिकेशन। कैसे बनता है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? इसको ध्यान से सुनिए। जब अर्थ के नीचे कई बिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्लांट्स और एनिमल्स लैंड में, अर्थ में, जमीन के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे
रहते हैं, दबे रहते हैं, तब बनता है कोयला। ठीक है, किनसे? लैंड, प्लांट और एनिमल से। ठीक है, जमीन पे, अर्थ के नीचे, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। ठीक है, जो ये जो लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब जो पेट्रोल डीजल मैंने आपको बताया, ये किसके फ्रैक्शन है? क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन है। जब आप ऑयल निकालते हैं तो क्रूड ऑयल होता है, उसको कई सारे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, जब प्योरीफाई करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे उसके फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, उसी में से सीएनजी भी होता है। जहां भी आप ऑयल निकालते हैं वहां पे गैस भी रिलीज होती है। कई बार होता है कि गैस के रिजल्ट अलग होते हैं, कई बार क्या होता है गैस और ऑयल एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम गैस को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद हम क्रूड ऑयल को रिमूव करते हैं, क्योंकि गैस लाइटर होती है तो पहले रिलीज हो जाती है, क्रूड ऑयल हैवी होता है, उसको हम बाद में रिमूव करते हैं। ठीक है, उस क्रूड ऑयल के बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कहते हैं। ठीक है, प्योरीफाई किया जा सकता है। ये जो क्रूड ऑयल है, इसके बनने का प्रोसेस क्या होता है? जब मरीन प्लांट और एनिमल अर्थ के नीचे, मरीन समझ रहे हैं, समुद्री जीव जंतु, ठीक है, समुद्र के तल में जब दबे रहते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तब बनता है ऑयल, जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, ऑयल रिजर्व आपको पता है कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी कंट्री, ओपेक कंट्रीज हैं, स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, वहां पाए जाते हैं। हाईएस्ट जो नेचुरल गैस के रिजर्व हैं वो कहाँ है? रशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा अभी जो वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से इतनी क्राइसिस हुई है एनर्जी की यूरोप में। ठीक है, क्योंकि जो हाईएस्ट रिजर्व है वो कहाँ है? रशिया में है। तो ये आपके टाइप्स हो गए फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल्स के टाइप्स जानने के बाद आप जान सकते हैं, इसको मैं स्लाइड में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप एक बार बस यहाँ देख लीजिए कि फॉसिल फ्यूल्स का बैड इंपैक्ट क्या होता है एनवायरमेंट पे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला, कोयला मतलब कार्बन। ठीक है, जब आप इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या रिलीज होगा एनवायरमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लस कोयले की जब माइनिंग करते हैं तो मीथेन गैस रिलीज होती है, CH4 मीथेन गैस। CO2 गैस और मीथेन गैस, ये दोनों ही क्या हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का जब एवरेज एनुअल टेम्परेचर बढ़ता है हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे? जो पोलर आइस है, जो पोल्स पे जो आइस पाई जाती है, ग्लेशियर्स होते हैं, उनकी मेल्टिंग होगी। ठीक है, वो पिघलेंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या वो पानी कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा, ओशियंस में जाएगा। ठीक है, और क्या होगा इससे? रिवर्स में जाएगा तो फ्लडिंग होगी, फ्लड आएंगी। ओशियंस में जाएगा तो समुद्र का जो तल है, सी लेवल है, उसका राइज होगा। सी लेवल राइज होने की वजह से क्या होगा? जो कोस्टल सिटीज हैं, जो कोस्टल लैंड एरियाज हैं, वो डूबने लगेंगे, सबमर्ज होने लगेंगे। तो मैंने आपको ये बहुत सारे इंपैक्ट बता दिए, आप सब आपको डेफिनेशन में लिख, सॉरी क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है, कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने से, उनके यूज से क्या क्या रिपरकशंस हो रहे हैं एनवायरमेंट पे। ठीक है, CO2 के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो CO2 का लेवल है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है, प्लस बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं। कोयला प्योर फॉर्म में तो होता नहीं है, इसके साथ सल्फर होता है, इसके साथ नाइट्रोजन होता है। ऑयल में भी, पेट्रोल में भी नाइट्रोजन और सल्फर जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हम जब उनको बर्न करते हैं तो बहुत सारी पोल्यूटेंट गैसेज रिलीज होती हैं, पर्टिकुलेट मैटर, या पोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स से जुड़ी हुई आपने जो भी प्रॉब्लम्स थी वो देख ली। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है। बताइए, फिर हम मूव करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी पे। क्लियर है सभी को? फॉसिल फ्यूल्स के क्या होते हैं और उनको बर्न करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा बाद में सभी को। ठीक है, आप लोग जब एक पढ़ाई चल रही है, जब क्लास चल रही है, तो आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, मटेरियल तो बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक है, स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, सब मिल जाएगा अभी आपको। अभी जो पढ़ चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लास के बाद में 5 मिनट में टेलीग्राम आईडी और सब कुछ शेयर कर दूंगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम आते हैं जो सेकंड हमारा दूसरे टाइप की जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है, कोयले के बाद, फॉसिल फ्यूल्स के बाद। आई होप ये सभी ने लिख लिया होगा। ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है, आप स्लाइड से तो पढ़ ही लेंगे, किताब से पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? सेकेंड इज
न्यूक्लियर एनर्जी पहला था फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ये भी, ठीक है, ऐसे जो भी संसाधन जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो। तो दूसरा जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये बहुत ही क्लीन सोर्स है, ठीक है। क्लीन एनर्जी का एग्जांपल क्या होते हैं, जिनसे पोल्यूशन कम होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से पोल्यूशन तो काफी कम होता है, लेकिन ये बहुत ही हजार्डस है, ठीक है, बहुत ही नुकसानदायक है, हजार्डस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी डराइव होती है किससे? जो न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी मैंने मिनरल्स में आपको बताया था, यूरेनियम का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव मिनरल है, इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर एनर्जी हम बनाते कहाँ हैं? वहां पे मैंने स्लाइड में पिक्चर्स दी हुई हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। सारी चीजें पिक्चर्स अवेलेबल हैं स्लाइड में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, सब लिखा हुआ है, रिएक्टर्स, ठीक है। वहां पे रिएक्टर में जो यूरेनियम है, कई सारे एलिमेंट होते हैं, यूरेनियम है, पोलोनियम है, इन सबको एज अ रेडियो एक्टिव एनर्जी के का सोर्स यूज किया जाता है। ये रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। और वहां पे दो प्रोसेस होते हैं, एक न्यूक्लियर फिजन, आपको इतना डिटेल नहीं जाना है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं जल्दी से बता देती हूँ होते क्या है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दो प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, सुन लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है, स्लाइड में आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, और न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन। अब आप समझ रहे हैं कि जो नाभिक होता है इसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है, का जो न्यूक्लियस होता है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, उसको जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तब जो एनर्जी मिलती है तो उसको हम कहते हैं एनर्जी, बन रही है नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी और कहाँ बन रही है नेचर में? सन में, सोलर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, जब न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट रहा है और तब जो ऊर्जा रिलीज होती है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब जो एनर्जी है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है, संलयन से मिलती है, तब जो न्यूक्लियस जो मिलते हैं, जब तब जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज तक कोई ऐसा रिएक्टर नहीं बना है, ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनी है जहां पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी बने उसको हम कंट्रोल कर पाए, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप सोलर सन में देखते हैं, सोलर एनर्जी है, आप देखते हैं वो अनकॉन्टिन्यूस सोर्स है एनर्जी का। क्यों? क्यों वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड होती हैं और यूज करना है, ठीक है। तो उस एनर्जी को कंट्रोल वे में यूज करने के लिए वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियर फिजन से, नाभिकीय फिजन से, जो विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है,
वो कंट्रोल उसको हम कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, वो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, जिसको डिटेल पढ़ना हो स्लाइड देखेगा एक बार, ठीक है। और डिटेल देखना हो तो आप वीडियो देखेंगे कहीं। तो कैसे बनती है वो एनर्जी, वो आपको डिटेल नहीं जाना है। 2 प्रोसेस आपको याद रखने हैं। और इसको हम क्लीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे ऐसा कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट जो यूरेनियम की माइनिंग है। जब यूरेनियम को आप माइनिंग करते हैं उस समय पे जो भी पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, उसके अलावा जब न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज करते हैं तो कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक तो क्या है, क्लीन एनर्जी का एग्जाम्पल है। दूसरा, ये बहुत इफिशियंट है। इफिशियंट का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी बहुत हाई है। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम से हम कई टन 200 टन कोयले के बराबर ऊर्जा बना सकते हैं। सोचो कितनी ज्यादा इफिशियंसी हाई है, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये तो आपने देखे, इसके सिग्निफिकेंस क्या है इसका। दूसरा, जब इसके साथ प्रॉब्लम्स की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम है कि एक तो अनकट, ठीक है। दूसरा, बहुत ही कॉस्ट, तो इसके लिए कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जनरली, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, 10 से 15 साल इसकी लाइफ होती है, और उसको अब बनाने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो कॉस्ट बेनिफिट है वो बहुत कम है। और अभी भी हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा पाए। अदरवाइज हमारे लिए, हम ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं ना, हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्यों देख रहे हैं, क्यों हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। वाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए हैं, पॉल्यूशन की इशू हो गई है, और जो कोल है, जो पेट्रोल है, उसके रिजर्व तो एक दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। वो तो लिमिटेड है ना हमारे पास। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरे ऊर्जा के जो संसाधन है उनके लिए हम देख रहे हैं, और उन ऑल्टरनेटिव से अभी क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से जो कोल है, पेट्रोल, डीजल, वहां से तो पॉल्यूशन होता है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ क्या प्रॉब्लम है,
कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही पुअर है, ठीक है। प्लस दूसरा एक जो प्रॉब्लम है वो है हजार्डस, बहुत ही हेल्थ के लिए हार्मफुल है। क्यों? न्यूक्लियर जो एलिमेंट होते हैं यूरेनियम, इनसे रिलीज होते हैं, जब न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है तो रेडिएशंस रिलीज होते हैं, इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, और वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। नाभिकीय विकिरण हिंदी में कहते हैं, नाभिकीय विकिरण। और ये विकिरण, ये जो रेडिएशंस होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं, यहाँ तक कि इनसे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। कैंसर या फिर जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं, हमारी बॉडी में कई जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, उसके एडवर्स इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई सालों बाद भी, 3-4 डिकेड हो गए लेकिन फिर भी वहां पे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन हैं वो जेनेटिक चेंजेस भी ला सकते हैं। आज भी वहां पे बहुत सारे जेनेटिकली डिफेक्टेड बच्चे हैं जिनकी बर्थ हो रही है, ठीक है। ऐसे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं जो जेनेटिकली डिफेक्टेड हैं, ठीक है, उनके जीन्स में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं किसके साथ? न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। हालांकि बहुत एफिशिएंट है, क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये ही हैं, ठीक है। इसलिए हम लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे। आप पूछ सकते हैं कि हम, अगर ये क्लीन सोर्स है तो क्यों ना हम इसी को यूज करें, कोयले को यूज ही ना करें, पेट्रोल को यूज ही ना करें, सीएनजी को यूज ही ना करें। बट क्योंकि एक तो ये हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा कॉस्ट बेनिफिट बहुत हाई है, तीसरा वहां पे ये बहुत ही हजार्डस होती है, ठीक है। एक बार अगर न्यूक्लियर लीकेज हो जाए, कहीं पर रेडिएशन का लीक हो जाए, इसके एग्जाम्पल भी हैं आपकी स्लाइड में मैंने लिखे हुए हैं कि कई जगह न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। जापान में फुकुशिमा, ठीक है, 2010 में जब सुनामी आई थी, ईयर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो वहां पे जो उनका शोर लाइन पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें लीकेज हो गया था रेडिएशन का, ठीक है। तो बहुत ही हैंडलिंग बहुत उसके साथ करनी पड़ेगी आपको, हैंडलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सभी को, न्यूक्लियर एनर्जी। सभी लोग बताएं एक बार, क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है। लिंक मिल जाएगा क्लास में, आप लिंक पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं? लिंक सभी को मिल जाएगा, क्लास ओवर तो होने दीजिए, 11 बजे आपको लिंक मिलेगा। अब आते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। ये तो आपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स देख लिए, अब हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल, ठीक है। यहाँ समझने की बात ज्यादा है, आप क्लास अटेंड करें ठीक से, उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसीलिए हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं किधर? नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन से नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेटिव हमारे लिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं ना, क्योंकि ये तो लिमिटेड है ना, अमाउंट में लिमिटेड है, दूसरी प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। मतलब आप इनको, ये कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, नो डाउट। देखो जिस तरह से, जिस रेट पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस रेट पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमें एनर्जी की नीड्स तो है ही, हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, और जितना ज्यादा डेवलप कंट्री होती है वहां पे एनर्जी डिमांड्स उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। बिकॉज डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज लगेंगी, औद्योगिकरण होगा, तो क्या होगा? आपको एनर्जी तो चाहिए ना, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, ये भी एक रीजन है कि हम रिन्यूएबल और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज देख रहे हैं। दूसरा ये भी रीजन है क्योंकि ये वाले जो सोर्सेज हैं ये बहुत ही पॉल्यूटिंग है, ठीक है, राइट। इनसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो जो पहला सोर्स है, जो पहला स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा का, वो क्या है? सोलर, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि स्लाइड में क्लियर है और ये बहुत ईजी भी है। हाइड्रो पावर, सुनने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाइड्रो सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं बस पॉइंट्स। विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी और ओशियनिक एनर्जी, ठीक है। बायोमास एनर्जी भी होती है, बायोफ्यूल्स, जैविक ईंधन जिसे हम कहते हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो सोलर एनर्जी के रिसोर्सेज
ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सौर ऊर्जा इसको कहते हैं हिंदी में, सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कॉन्टिन्यूअस सोर्स है, ठीक है, अर्थ पे। लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूअस सोर्स है हर जगह? ठीक है, कुछ जगह अर्थ पे ऐसी हैं जहां पे लगातार सोलर एनर्जी अवेलेबल है, जैसे कि इक्वेटर एरियाज। अर्थ पे जो इक्वेटर एरियाज हैं, इक्वेटर तो आप जानते ही होंगे, जो ऐसी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के अराउंड जो एरिया होते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे जो एरियाज हैं, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन हैं, अगर मान लीजिए सन है तो ये बहुत डायरेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, ये पोल्स हो गए, यहाँ पे सोलर लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। स्लैंटिंग रेडिएशन तिरछी है, ठीक है। तो मोर अवेलेबिलिटी कहाँ पे सोलर रेडिएशन की? इन एरियाज में, अर्थ के पास जो एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज। यहाँ पे इंडिया भी आता है, ठीक है। जो भी कंट्रीज यहाँ आती हैं, ब्राजील, साउथ अमेरिका, चाइना, ये सब किस में है? इस एरिया में, ठीक है। तो सभी कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोलर एनर्जी के साथ? कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि डे में अवेलेबल होगा, रात में नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस सोर्स है इन टर्म्स ऑफ कि ये फिनिश नहीं हो रहा है, बट क्या कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी है? नहीं, ठीक है। डे नाइट का प्रॉब्लम है। दूसरा, लोकेशन का प्रॉब्लम है कि सभी कंट्रीज को इक्वली अवेलेबल नहीं है, इक्वली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? सोलर एनर्जी के स्टोरेज, सोलर पावर को स्टोर करने में और ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि जो नॉर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो कोल से बनती है, जो हमारे घरों में आती है, ग्रिड्स के थ्रू आती है, ठीक है। ग्रिड बने हुए हैं, वहां से पावर प्लांट से ग्रिड्स में आती है, फिर हमारे घर आती है, ठीक है। बट सोलर एनर्जी के लिए अभी इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई है कि सोलर ग्रिड्स थोड़े से अभी एक तो कम है और ये कॉस्टली भी है, ठीक है। कि एक बार हमने सोलर पैनल को चार्ज कर लिया और फिर उसको स्टोर कर लिया और फिर हम उसको ट्रांसफर करें, स्टोर तो करने लगे हैं, इन्वर्टर्स बन गए हैं, बट इस एनर्जी को ट्रांसफर करना दूसरी जगह, ट्रांसमिशन अभी पॉसिबल नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, किसके साथ? सोलर एनर्जी के साथ। अदरवाइज सोलर एनर्जी एक ग्रीन रिसोर्स है एनर्जी का, इसको हम ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इससे पोल्यूशन ना के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, बट ना के बराबर, ठीक है। तो लेस पोल्यूटिंग है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? लेस पोल्यूटिंग है, एक कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए? लोकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है, राइट। और दूसरा था, अभी एक हमारे पास सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सोलर फोटो वोल्टिक जो सेल्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो उसकी अवेलेबिलिटी इक्वल, उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है, सभी कंट्रीज के पास नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि सोलर फोटो वोल्टिक सेल्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, उनमें सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। और सेमीकंडक्टर मतलब, सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट यूज होते हैं, वो जो मिनरल है वो हर जगह नहीं पाए जाते, तो जहां पाए जाते हैं वहां से इंपोर्ट करना और उस टेक्नोलॉजी को बनाना, ठीक है। तो ये अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है किसके साथ? सोलर एनर्जी के साथ। आप लिख लेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यही पूछा जाता है, ठीक है। आते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर कैसे बनती है, प्रोसेस क्या होता है हाइड्रो पावर बनने का? देखो, आप नाम से समझ सकते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, जल, जल से हम शक्ति बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। कैसे? जो भी रिवर्स होती हैं, ठीक है, ऐसी रिवर्स जो माउंटेन से निकल रही हैं, ठीक है, हाइट से निकल रही हैं, तो जब ये रिवर्स नीचे गिरेंगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि ये किसी हाइट से नीचे आ रही हैं, ठीक है। ऐसी रिवर्स यहाँ पे हम डैम्स बनाते हैं और बहाव को रोक लेते हैं, एक बार स्टोर करते हैं, फिर उस पानी को तेजी से रिलीज करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये प्रोसेस होता है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनाई जाए। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? नो डाउट ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, पहला एडवांटेज ये है, कोई पोल्यूशन नहीं होता इससे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? जब आप डैम्स बनाते हैं, कहीं पे बांध बनाते हैं, तो बहुत सारा एनवायरमेंटल डैमेज होता है डैम्स की वजह से, ठीक है। दूसरा, डैम्स बनाना बहुत कॉस्टली भी होता है, ठीक है, इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा
पहाड़ों पे जहाँ पे हाइट्स पे डैम बने होते हैं, कई बार वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी टोपोग्राफी खराब होती है। अगर एनर्जी पे ठीक है, विंड एनर्जी, हिंदी में पवन ऊर्जा कहेंगे इसको, ठीक है। विंड से एनर्जी कैसे बन सकती है? यहाँ पे विंड टर्बाइंस का यूज होता है, ठीक है, विंड टर्बाइंस एंड विंड मिल्स। हिंदी में इनको कहते हैं पवन चक्की। विंड मिल्स आपने अगर देखे हो तो ये 3 प्लेट वाली तरह से, ठीक है, ऐसी दिखती हैं। आप स्लाइड में पिक्चर देख सकते हैं इसकी। और ये मूव करती हैं किससे? हवा की जो गति होती है, ठीक है, विंड स्पीड से। जब तेज हवाएं चल रही होती हैं तो ये जो विंड मिल है ये मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, गतिज ऊर्जा है, उससे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज्यादा आपको डीप प्रोसेस में नहीं जाना है, स्लाइड में वैसे लिखा भी हुआ है, पिक्चर से बने हुए हैं, आप देख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड मिल्स इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये एक ऐसा सोर्स है, क्लीन सोर्स है एनर्जी का कि नहीं, विंड मिल। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? देखो, एडवांटेज तो ये है कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, ये लेस पोल्यूटिंग इन नेचर है। इनफैक्ट सोलर एनर्जी से भी कम पोल्यूशन होता है विंड एनर्जी से। और आप इवन इसको क्लीनेस्ट सोर्स कह सकते हैं, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसकी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप विंड एनर्जी को वहीं हार्नेस कर सकते हैं जहां पे विंड स्पीड ज्यादा हो, ठीक है, हाई विंड स्पीड हो। और ये हाई विंड स्पीड कहाँ होती है? जनरली कोस्टल एरियाज में होती है, जो शोर्स होते हैं समुद्र के किनारे, ओशंस के पास, कोस्टल एरियाज में हाई विंड स्पीड होती है, ठीक है। या फिर कोस्टल एरियाज के अलावा तो भी समटाइम्स डेजर्ट्स में भी, ठीक है, वहां भी विंड मिल्स लगते हैं। तो प्रॉब्लम ये है क्या है? इसकी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। विंड स्पीड की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि भाई विंड स्पीड इतनी हो कि विंड मिल्स मूव कर सके और तब हम उनसे एनर्जी को हार्नेस कर सकें। अदरवाइज विंड एनर्जी इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे साफ ऊर्जा का संसाधन है विंड एनर्जी, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे विंड मिल्स होती हैं, जो विंड मिल्स होती हैं हाइट में बहुत ऊंची होती हैं, ठीक है, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उनके ब्लेड से कई बार बर्ड्स टकरा जाते हैं, तो बर्ड्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि बायोडाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से, बट ये बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, ठीक है। तो विंड एनर्जी के बारे में आपने देख लिया, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लिख लेंगे, स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है। अब आते हैं ओशियनिक एनर्जी पे। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज है सोलर एनर्जी के साथ, सौर ऊर्जा के साथ एक और क्या प्रॉब्लम है कि हमें सोलर पैनल्स लगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ओपन एरिया, ठीक है, खुले में जहाँ पे सोलर लाइट आती है, हमें ओपन एरिया चाहिए। और जनरली हमारे देश में एरिया की प्रॉब्लम, ठीक है, तो एरिया का भी इशू है। ओपन एरिया चाहिए किसके लिए? सोलर पैनल्स बड़े बड़े लगाने के लिए, आपको बड़े स्केल पर अगर सोलर एनर्जी बनानी है तो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए जो सोलर पैनल्स होते हैं जनरली डेजर्ट्स में लगाए जाते हैं क्योंकि वहां पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चरली यूजफुल नहीं है, वहां पे हम खेती कर नहीं सकते, बंजर जमीन है। उस लैंड को यूज किया जाता है डेजर्ट्स में सोलर पैनल्स लगाने के लिए, ठीक है। या फिर आजकल फ्लोटिंग सोलर पावर सोलर पैनल्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप नीचे एग्रीकल्चर करें, ऊपर फ्लोटिंग पैनल्स लगा दें, ठीक है। या फिर किसी ऐसे जो बिल्डिंग्स के रूफ टॉप होते हैं वहां पे हम सोलर पैनल्स लगाएं, ठीक है। तो ये आई होप विंड एनर्जी क्लियर है सभी को कैसे बनती है। बस मैं आपको प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि आप कैसे एनर्जी कैसे हार्नेस करते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके एडवांटेज क्या है और क्या है फायदे नुकसान के, ये सब स्लाइड में लिखे हैं और मैंने आपको ओरली बता भी दिए हैं, ठीक है। एनर्जी
ओशियन से कैसे ऊर्जा बनाते हैं, समुद्रों से कैसे बनाते हैं? तो समुद्रों से ऐसा ऊर्जा नहीं बनती, लेकिन इनकी जो टाइड्स होती हैं, लहरें जो होती हैं समुद्र की, उनसे उन लहरों के बीच में जो अंतर होता है, जैसे कोई टाइड है वो ऊंची है, दूसरी लहर है वो छोटी है, ठीक है, की हाइट में जो डिफरेंस है, प्लस उनके बीच में थर्मल ग्रेडियंट भी होता है। थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है? थर्मल ग्रेडियंट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस है उसको कहते हैं थर्मल ग्रेडियंट। और उस थर्मल ग्रेडियंट की वजह से उसको हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब आप सोचेंगे कि थर्मल ग्रेडियंट कैसे यूज हो सकता है? होता है, कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तभी होता है जब वहां पे कोई डिफरेंस अवेलेबल होता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस से टाइड्स का जो टेम्परेचर वेव्स होता है, दो लहरों के बीच में जो डिफरेंस होता है, उससे हम बनाते हैं एनर्जी। बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनको कहते हैं ओशनिक एनर्जी। इनसे इसके जुड़े हुए एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि ये ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जहां पे ओशियंस होंगे वहीं तो आप टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े स्केल पे अभी यूज नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, बायोफ्यूल्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हम जैविक ईंधन। बायोफ्यूल को क्या कहते हैं? जैविक ईंधन। बायोफ्यूल कैसे बनते हैं? जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, ऐसी फूड क्रॉप्स, ठीक है, जिनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है सारी क्रॉप्स में। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो अगर मान लीजिए वेस्ट हो गई, ठीक है, मोलासेस, ठीक है, शुगर केन, गन्ने से, ठीक है, इनमें हाई हाइड्रोकार्बन कंटेंट होता है ना, इनको यूज करते हैं, इनसे बनाते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल, ठीक है। इस एल्कोहल को हम यूज कर सकते हैं पेट्रोल में मिक्स करने के लिए। यूज किया भी जा रहा है आजकल, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 20% इथेनॉल, 20% इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है ये, इसको मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ, ठीक है। तो इसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, जो पेट्रोल डीजल है वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, इसको एज अ बायोफ्यूल यूज किया सकता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं? जो भी क्रॉप्स हैं उनसे जो क्रॉप का रेजिड्यू है, बची हुई क्रॉप्स रह जाती हैं, सड़ा हुआ फूड है, रॉटन फूड है, इन सबको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स आपको स्लाइड में मिल जाएंगी। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे बायोफ्यूल के, ठीक है। और ये सभी जो अल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है तो और डिटेल में नहीं जा सकते। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऊर्जा के संसाधन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, दोनों टाइप्स आपको डिटेल में पता होने चाहिए। सबके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। आप आंसर आराम से लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? अच्छा, टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर दूंगी। सबसे पहले मैं टेलीग्राम का लिंक ही शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये स्लाइड, ये जो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। आप इस पे सभी सोलर एनर्जी और सारी एनर्जीज को मैंने लिखा हुआ डिटेल में, और स्लाइड भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। कुछ चीजें रहती हैं इस यूनिट में, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, उसके बारे में आप सुन लीजिए बस। नोट्स में लिखा है आंदोलन एक मूवमेंट था, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड में। एपिको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? साउथ इंडिया में, ठीक है। एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, तरुण भारत संघ, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, स्टैब्लिश किया गया था राजेंद्र सिंह के द्वारा, जिनको हम वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राजस्थान में जिन विलेजेस में पानी का इशू था, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने, विलेजेस को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए, ठीक है। तरुण भारत संघ किसने बनाया है? आपको आंदोलन जितने भी मूवमेंट हैं, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, इनको किसने स्टार्ट किया था, किस ईयर में स्टार्ट किया था, और इनका रीजन क्या था, क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्यों हुए हैं। अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप ही पढ़ लेंगे, थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। अब टेलीग्राम आईडी शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। एक मिनट दीजिए मुझे।
ये टेलीग्राम आईडी मैंने शेयर कर दी आपके साथ, आई होप दिख रही होगी सभी को। ठीक है, यहाँ पे ही इसी टेलीग्राम आईडी पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी। क्लियर? और कोई डाउट है किसी का? आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो टेलीग्राम आईडी है वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चंस अगर है तो इस यूनिट के रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है अभी पूछ लीजिए। तो बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया मैंने। क्लास का टाइम ओवर हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो, थैंक यू।